तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हम सभी लोगों को देखते हैं जो लिंजिन के दोस्त हाई एम्पर के बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। शॉक होते एक बंदा कह रहा होता है क्या लैंडफिल, क्या वो सभी सच में इस जगह को लैंडफिल करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है हाई एम्पर पूरे यांजान सिटी पे बिगेस्ट टाइकून है, तो उसके बातें झूठ कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद ही वो सभी पीछे लिंजिन की तरफ देखने लगता है। लिंजिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है तो दाउस किंदू ने जो कुछ भी प्रेडिक्ट किया था वो सब कुछ सच है। तभी लिंजिन के साइड पर हमें कैप्टन सिन को दिखाती है। वो भी लिंजिन की ये प्रेडिक्शन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। शॉक होते लिंजिन की तरफ देखते मन में कह रही होती है उसने ये सब कुछ कैसे किया। क्या ये हो सकता है कि वो हाई एम्पर को जानता है और हाई एम्पर को यहाँ पे बुलाया है। कैप्टन सिन ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक समय सामने रहे हुआंग जेन और विलेज चीफ को दिखाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के इशारों में बात करता है। फिर उसके बाद ही विलेज चीफ आगे आते हुए हाई एम्पर को चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे रुक जाओ, मैं विलेज चीफ हूँ। क्या ये सच है कि मेरे माउंटेन पे तुम सभी लैंडफिल बनाने के बारे में सोच रहे हो? और अगर ये सच है तो ये न्यूज के बारे में मुझे अभी तक कोई बताया क्यों नहीं है। तभी उस विलेज चीफ की बातों को सुनने के बाद हाई एम्पर के साथ रहे एक बुड्ढा कह रहा होता है क्या तुम विलेज चीफ हो? हमारे प्रोजेक्ट को लेकर तुम्हारे साथ डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम विलेज चीफ को देखते हैं। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है यहाँ पे डिस्कस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये माउंटेन हमारे विलेज का ट्रेजर है, पर असल में तुम सभी कह रहे हो कि इस जगह पे लैंडफिल बनाना चाहते हो। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी विलेज चीफ की बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे सभी लोगों को दिखाता है जो विलेज चीफ को सपोर्ट करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है एकदम सही कहा, इस तरह के ट्रेजर साइट को हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, हम ये कैसे कर सकते हैं। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम हाई एम्पर को देखते हैं। वो एक गहरा सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है ओ अच्छा, अगर ऐसा है तो बहुत ही दुख की बात है। वैसे हमारे इस प्रोजेक्ट पे एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है, वो हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए 1 बिलियन युआन इन्वेस्ट किया है। तभी ये 1 बिलियन युआन अमाउंट को सुनने के बाद हमें विलेज चीफ को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, उसके आंखें चश्मा को तोड़ के बाहर आ जाता है। वो शॉक होते ही हमने कांपती आवाज में कह रहा होता है नानी 1 बिलियन। पर अचानक से विलेज चीफ के सामने में हाई एम्पर को दिखाता है। वो अपने सभी सामान को लेकर उस जगह से जाने लगते हैं। जाते हुए विलेज चीफ को कह रहा होता है हमारे इन्वेस्टर ने कहा था कि अगर तुम इस प्राइस पे राजी नहीं होते हो तो वो प्राइस को इंक्रीज करेगा, पर अब देख के ऐसा लग रहा है कि तुम तुम्हारे इस ट्रेजर माउंटेन को बेचना ही नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, हम अभी यहाँ से चले जा रहे हैं। तभी हाई एम्पर को वहां से जाता हुआ देखने के बाद हमें पीछे रहे विलेज चीफ को दिखाता है। वो हाई एम्पर को रोकते हुए कह रहा होता है प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मैं इस माउंटेन को आपको सेल करता हूँ, मैं आपको सेल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी विलेज चीफ की बातों को सुनने के बाद हमें हुआंग जेन को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, शौक होते दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है साले तू लालची इंसान, तू हमारे एग्रीमेंट को तोड़ रहा है। पर तभी हम सामने हाई एम्पर को देखते हैं। वो विलेज चीफ को कह रहा होता है अरे तुम अभी कह रहे थे ना कि ये माउंटेन ट्रेजर लैंड है, अब तुम इसे बेचना क्यों चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद विलेज चीफ बेशरम की तरह जस्टिस की बात करते हुए कह रहा होता है यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं हो रहा है और ना ही मैं पैसे के लिए इस जगह को बेच रहा हूँ। और अभी हुआंग जिन कह रहा था ना कि ये ट्रेजर लैंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मॉडर्न सोसाइटी पे रहते हैं तो हमारी सोच साइंटिफिक होना चाहिए और इस जगह पे लैंडफिल बना के हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए योगदान करना चाहिए। फिर उसके बाद विलेज चीफ मन में कह रहा होता है अब जब मैं इस जगह को बेच रहा हूँ तो मैं जरूर इस 1 बिलियन प्राइस से ही बेचूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, उस सभी से दूर रहे कैलेस्टियल गॉडेस जिंगली को दिखाती है। वो विलेज चीफ की ये डिसीजन को जानने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। और तभी अचानक से हम दूसरी तरफ हुआंग जेन को देखते हैं। वो विलेज चीफ की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या विलेज चीफ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और वही साइड पे हमें लिंजिन को दिखाता है। वो विलेज चीफ को थम्स अप करते हुए कह रहा होता है विलेज चीफ आपने एकदम बहुत ही बढ़िया बातें कहा है। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद विलेज चीफ तो खुद के ऊपर प्राउड फील कर रहा होता है। वो छाती चौड़ा करके खड़ा रहता है। फिर उसके बाद ही वो मुड़ के हाई एम्पर को कह रहा होता है वेल ये प्रोजेक्ट कब शुरू होने वाला है? और वैसे हमारे गांव के लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो इस प्रोजेक्ट का जो प्राइस होगा एकदम उचित होगा। ओ हाँ, इन्वेस्टर जब हमारे गांव पे विजिट करेगा तो हमें एडवांस पे बता देना, ठीक है, ताकि हमारे गांव के सभी लोग उस इन्वेस्टर को वेलकम कर सके। विलेज चीफ की ये बातों को सुनने के बाद हाई एम्पर कह रहा होता है बहुत अच्छी बात है, आपकी ये कोऑपरेशन इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा खुश करेगा, हम बहुत जल्दी यहाँ पे फिर से विजिट करने के लिए आएंगे। ये बातों को सुनने के बाद वो विलेज चीफ कह रहा होता है अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर लो। फिर उसके बाद ही हाई एम्पर और उसके दोस्त उस जगह से जाने लगता है। पर अचानक से वो दोनों पीछे मुड़कर लिंजिन की तरफ देखता है और एक छोटा सा स्माइल करता है। और उन दोनों को स्माइल करता हुआ देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है, वो भी एक छोटा सा स्माइल करता है। पर तभी अचानक से लिंजिन के साइड पर हमें कैप्टन सिन को दिखाती है। वो थोड़ी परेशान रहती है। फिर वो लिंजिन को धीमे शब्द में कह रही होती है मैं जानती हूँ कि तुम वेल्दी हो, पर तुम सिर्फ इस कंपटीशन को जीतने के लिए 1 बिलियन खर्चा तो नहीं किया है ना? तभी कैप्टन सिन की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो कैप्टन सिन के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है वो दोनों टाइकून मेरे दोस्त है और अभी वो दोनों ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ एक एक्टिंग है। और बात रही 1 बिलियन की तो विलेज चीफ को 1 युआन भी नहीं मिलने वाला है। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम कैप्टन सिन को देखते हैं जो फाइनली शांत होती है। फिर वो स्माइल करते हुए लिंजिन को कह रही होती है ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक हम देखते हैं कि साइड पे हुआंग जेन आ गया होता है। फिर वो लिंजिन के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है और जितने सारे लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को लेकर बात करने के लिए आए थे वो सभी इस किंदू का लोग है, ये सब कुछ एक्टिंग है और ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी हुआंग जेन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है क्या झूठ? हुआंग जेन क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो? तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ झूठ है, मैंने जो कुछ भी कहा ये सब कुछ झूठ है,
तो ये सब कुछ के लिए एक एविडेंस तो रहना चाहिए, है ना। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद मैं साइड पर सभी लोगों को दिखाता है जो लिंजिन को सपोर्ट करते हुए हुआंग जेन को कह रहा होता है, वेल इमोर्टल ये नहीं है कि हम आपको विश्वास नहीं करते, पर आप कह रहे कि ताओस किंदू एक फेक है, तो ये प्रूव करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस तो होना चाहिए, है ना। तभी भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, पर चाहे जो भी हो मुझे नहीं लग रहा है कि दाओस किंदू झूठ कह रहा है, क्योंकि हाई एम्पायर मिस्टर फेई और सिंगडे दोनों ही अंजन सिटी के टॉप टाइकून हैं और वो दोनों पर्सनली यहाँ पे आया है, तो ये प्रोजेक्ट फेक कैसे हो सकता है। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद में हुआंग जेन को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पिसते मन ही मन में कह रहा होता है, ओ अच्छा अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, ये सॉकॉल्ड किंदू के पास कोई भी रियल स्किल नहीं है, बल्कि उसके पास सिर्फ पैसा है और वो अपने पैसे को यूज करते इस कंपटीशन को जीतना चाहता है। देख के ऐसा लग रहा है कि इस तरह से अगर कंटिन्यू चलता रहता है तो मैं जरूर हार जाऊंगा, पर चाहे जो भी हो इस कंपटीशन को मैं जीत के रहूंगा और मैंने जो रेपुटेशन को खोया है वो फिर से हासिल करके रहूंगा। पर इस कंपटीशन को जीतने के लिए मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मुझे उस चीज को यूज करना ही होगा। उसके बाद हम हुआंग जेन को देखते हैं, वो अचानक से अपने पास एक मिरर को निकाल लिया होता है और वही मिरर को लिंजिन के सामने रखते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम सभी को धोखा दिया जा रहा है, इस किंदू को एक बहुत ही पावरफुल एविल स्पिरिट ने पोसेस किया है और वो दोनों टाइकून को इस किंदू के डार्क मैजिक ने कंट्रोल किया है, तो इसलिए आज मैं मेरे इन्फिनिटी 8 डायग्राम मिरर आर्टिफैक्ट के वहां से इस एविल स्पिरिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। तभी हुआंग जेन की ये बातों को सुनने के बाद मैं साइड पे रहे सभी लोगों को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शौक रहता है, पैनिक रहता है, हमने कांपते हुए कह रहा था कि क्या पावरफुल एविल स्पिरिट। तभी सीन शिफ्ट होता है, उस जगह से दूर हमें गॉडेस जिंगली को दिखाती है, वो एक पेड़ के ऊपर खड़ी रहती है और वो सामने हुआंग जेन के हाथ पे रहे उस मिरर को देखते हुए मन में कह रही होती है, ये तो मेरी आर्टिफैक्ट है 8 ट्रिग्राम मिरर। तभी हम दूसरी तरफ हुआंग जेन को देखते हैं, वो अपने हाथ पे रहे उस मिरर को लिंजिन के सामने रखते हुए कुछ स्पेल कास्ट करते हुए कह रहा होता है, मैं हुआंग जेन इस पावरफुल एविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सान वुकोंग को समन करता हूँ। हाँ सान वुकोंग के लंड समन ना हो जाए तेरे गांड मार देगा। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि वो पूरी जगह ग्लो करने लगता है और सामने के नजारा को देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। एक बंदा शौक होते कह रहा होता है, क्या सच में सान वुकोंग इस दुनिया में अपेयर होने वाला है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हे भगवान मैंने ये सब कुछ वीडियो पे देखा था पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि आज मैं खुद की आंखों से ये सब कुछ देख पा रहा हूँ। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ पेड़ के ऊपर रहे गॉडेस जिंगली को दिखाती है, वो लिंजिन को बचाने के लिए उस जगह से आने लगती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, मेरी आर्टिफैक्ट किसी भी इंसान के स्पीड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर हुआंग भाई असल में उस इंसान के ऊपर मेरी 2 आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है जो ताओस आर्ट भी नहीं जानता है। मैं जानती थी कि हुआंग भाई अच्छे इंसान नहीं है, पर वो इतना तक क्रूएल है मैंने ये उम्मीद नहीं किया था। वैसे मैंने किंदू को जो प्रोटेक्टिव तलिस्मान दिया है वो तलिस्मान इस अटैक को रोक नहीं सकता है। गॉडेस जिंगली ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है, उसके पॉकेट पे रहे गॉडेस जिंगली का दिया हुआ प्रोटेक्टिव तलिस्मान जलने लगता है, गर्म हो गया होता है और ये देखने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। शॉक होते कह रहा होता है, अरे रुक जा, मेरे पॉकेट पे रहे ये तलिस्मान जल गया, तो क्या ये कार्ड सच में इफेक्टिव है। पर ये तलिस्मान इतना जल्दी जल गया कि हुआंग जेन की तरफ फेंकने का मौका भी नहीं मिला। लिंजिन ये सब कुछ हरकतें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दूसरी तरफ सही लोगों को दिखाता है जो सामने के नजारा को देख रहा होता है। लिंजिन के पैंट पे आग लग गया है, ये देखने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, अरे क्या तुमसे मैंने देखा कि उनके पैर पे आग लग गया है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ हाँ एकदम सही कहा, देख के ऐसा लग रहा है कि हुआंग जेन एकदम सही है, कि उनको को सच में कोई एविल स्पिरिट ने प्रोसेस किया है। फिर उसके बाद ही वो सभी एक साथ हुआंग जेन को कह रहा होता है, कम ऑन ट्रू इमोर्टल, उस एविल स्पिरिट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम हुआंग जेन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने पास रहे दूसरे आर्टिफैक्ट के वहां से लिंजिन के गालों पे जोर से हिट करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, एविल स्पिरिट आज मैं तुझे पूरे धुल में बदल दूंगा। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद लिंजिन के पीछे हमें कैप्टन सिन को दिखाती है, वो लिंजिन के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, लिंजिन क्या तुम सही हो। और वही दूसरी तरफ हमें गॉडेस जिंगली को दिखाती है, वो भी सामने के नजारा को देख रही होती है, वो लिंजिन के ऊपर चिंता करते हुए मन में कह रही होती है, वो आर्टिफैक्ट एविल स्पिरिट और डीमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है, पर हुआंग भाई ने असल में उस आर्टिफैक्ट को इंसान के ऊपर यूज किया। कितना था टेरिफाइंग है, कितना क्रूएल इंसान है वो। इस आर्टिफैक्ट के अटैक के कारण किंदू के 7 स्पिरिट पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और वो हमेशा की तरह एक पागल इंसान बन के रह जाएगा। देख के ऐसा लग रहा है कि मैं किंदू को बचा नहीं पाई। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है, वो अपने पैर से चप्पल को उतारता है और वही चप्पल के वहां से हुआंग जेन के गलों पे जोर से थप्पड़ मारता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तेरी माँ की। तभी लिंजिन की एक्शन को देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे, कैप्टन सिन यहाँ तक कि गॉडेस जिंगली भी शॉक हो गई होती है। पर हम लिंजिन को देखते हैं, वो सिर्फ वही पे नहीं रुकता है, वो हुआंग जेन को जमीन पे फेंक के अपने चप्पल के वहां से हुआंग जेन के गलों पे थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ मारने लगता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तू सन वुकोंग को समन करेगा? आज ही मेरे लंड को समन कर, कम से कम तुझे गंड मारने को तो मिल जाएगा। हमेशा बकचोदी की एक लिमिट रहता है और उस लिमिट को क्रॉस ना करना ही बेहतर होता है। और वहीं पे हम हुआंग जेन को देखते हैं, वो लिंजिन के हाथों पे इतना मार खाने के बाद वो लिंजिन को रेसिस्ट भी नहीं कर पा रहा होता है, वो रोते हुए अपने कांपते हुए कह रहा होता है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे मत मारो, बहुत ही दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो।
तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हुआंग जेन की ये हालत को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ गॉडेस जिंगली को दिखा होती है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहती है, शरीर पे पसीना आ रही होती है, मन ही मन में कह रही होती है कि उन्दू की ये पिटने का स्टाइल तो एशियन मदर की जैसी है, जैसे अपने बच्चे को चप्पल से मारती है। गॉडेस जिंगली ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से हमें दूसरी तरफ हुआंग जेन के सभी डिसाइपल को दिखा होता है। वो सभी एक साथ मिलकर लिंजन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, डीमन तू इस तरह से रूडली एक्ट कैसे कर सकता है, तू हमारे मास्टर के ऊपर अटैक कैसे कर सकता है, हम सभी आज एक साथ मिलकर तुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे कैप्टन सीन आ गई होती है और वो सभी डिसाइपल को रोकते हुए लिंजन को कह रही होती है, लिंजन संभल के रहना। तभी हम लिंजन को देखते हैं, वो पीछे मुड़ के एक डरावना फेस बनाते हुए अपनी गंभीर आवाज में वो सभी डिसाइपल को कह रहा होता है, हे मैं हुआंग जिन के साथ फेयर फाइट कर रहा हूँ, तुम सभी एक्शन लेने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगर तुम सभी एक भी कदम आगे बढ़ते हो तो मैं तुम सभी की जिंदगी के ऊपर गारंटी नहीं दे सकता। वहीं पे लिंजन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें हुआंग जेन के सभी डिसाइपल को दिखाता है। वो सभी वहीं पे रुक जाता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, पैनिक रहता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें गॉडेस जिंगली को दिखाती है। वो सामने के नजारा को देख रही होती है। अपने दोनों आर्टिफैक्ट के अटैक से लिंजन को कुछ भी नहीं हुआ होता है, ये देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहती है। वो मनी मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, यहाँ पे जरूर कुछ गलत है, मेरी दोनों आर्टिफैक्ट के अटैक से क्यूंदू को कुछ भी नहीं हुआ है, ये कैसे हो सकती है? कितना अजीब है। वैसे उस ओमेन ने अभी क्यूंदू को लिंजन करके बुलाया है ना। फिर उसके बाद हम गॉडेस जिंगली को देखते हैं, वो अपने पास एक टार्टल सेल को निकालते हुए मनी मन में कह रही होती है कि उन्दू के डिफेंसन करने के लिए उसके असली नाम ही काफी है। फिर उसके बाद हम गॉडेस जिंगली को देखते हैं, वो लिंजन के बारे में और भी डिटेल्स में जानने के लिए उस टार्टल सेल के ऊपर कुछ स्पेल कास्ट करने लगती है। सीन शिफ्ट रहता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम गॉडेस जिंगली को देखते हैं, अपने स्पेल कास्ट करने खत्म होने के बाद ही वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। वो शॉक होते कह रही होती है, क्या मीनोट 6 रन डिमेंशन? मेरी डिमेंशन के हिसाब से ये आदमी इंपीरियल डेस्टिनी और फॉर्च्यून ब्लेसिंग लाइफ प्रोसेस करके रखा है। कितना स्ट्रॉन्ग लाक और नोवेल फॉर्च्यून है। अब मुझे समझ में आ रही है कि मेरी दोनों आर्टिफैक्ट लिंजन के ऊपर क्यों काम नहीं किया। और ये इंसान असल में है कौन जो इतना स्ट्रॉन्ग लाक और नोवेल फॉर्च्यून पोसेस करके रखा है? क्या वो सच में इस दुनिया से बिलोंग करता है? गॉडेस जिंगली ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से दूसरी तरफ कैप्टन सीन को दिखाती है। वो लिंजन के पास आके लिंजन की हेल्थ को चेक करते हुए कह रही होती है, क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजन को देखते हैं, वो कैप्टन सिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कैप्टन सिन के कान में आके धीमे में कह रहा होता है, मैं एकदम सही हूँ। असल में मैं जानबूझ के उसे खुद को हिट करने दिया ताकि उसे अच्छी तरीके से पीटने के लिए मेरे पास एक रीजन रहे। तभी लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजन को इतना करीब देने के बाद हमें कैप्टन सिन को दिखाती है। वो दूर जाते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, इतना हार्ड कॉपर की स्टिक से खुद के ऊपर हिट करवाना ये मजाक की बात नहीं है। तुम सिर्फ लाकी हो कि हुआंग जेन कमजोर है, इसलिए तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आया है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन हंसते हुए कह रहा होता है, तुम एकदम सही हो। उसके बाद लिंजन मनी मन में कह रहा होता है, हुआंग जेन का वो अटैक किसी भी नॉर्मल इंसान के फेस को बिगाड़ने के लिए काफी था, और मैंने लेवल 14 फिजिक्स के सामने वो सब कुछ अटैक कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ही अचानक से लिंजन हुआंग जेन की छाती पे पैर रख दिया होता है, और ये देखने के बाद हम हुआंग जेन को देखते हैं, उसका हालत सही नहीं रहता है। उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मैं मानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत है, मुझे दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए था और ना ही मेरे सेट को धोखा देना चाहिए था। तभी हुआंग जेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे रहे सभी लोगों को दिखा होता है, जो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। शॉक होते कह रहे थे कि इमोर्टल आप ये क्या कह रहे हैं? और वही सामने हम लिंजन को देखते हैं, वो मनी मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि हुआंग जेन को पीटने के बाद उसका माइंड सही नहीं है, आप उसे पूछताछ करने के लिए एकदम सही समय है। फिर उसके बाद ही वो हुआंग जेन को कह रहा होता है, हुआंग भाई ये सब कुछ खत्म हो चुका है, तू अपना हार मान ले, अब बता तूने सभी को कैसा धोखा दिया है। लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद हम हुआंग जेन को देखते हैं, वो अपने सही माइंड पे नहीं रहता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ, मैं एक फेक ताउस्ट हूँ। मैं ताउस्ट के बारे में थोड़ा सा लर्न किया है, उसके बाद कुछ एक्टर को हायर करके स्क्रिप्ट लिख के लोगों के सामने स्टेज परफॉर्मेंस किया है और लोगों को बुद्धू बना के सब कुछ पैसा कमाया है मैं कितना तो स्मार्ट हूँ। और सबसे मजाक की बात यह है कि वो सभी बुद्धू मुझे बहुत ही आसानी के साथ विश्वास कर लेते हैं, तो इसलिए वो सभी को बुद्धू बना के पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है दुनिया कितना ज्यादा बुद्धू है। तभी हुआंग जेन के मुंह से ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद मैं साइड पे रहे सभी लोगों को दिखाता है। वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है, अपने कान को ढकते हुए कांपते हुए में कह रहा होता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, प्लीज कोई बताओ कि ये झूठ है, मैं ये सुनना नहीं चाहता। फिर उसके बाद ही वो सभी लोग एक साथ मिलकर हुआंग जेन को बेधड़क पीटने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड हमारे पैसा वापस कर। भाई पे एक दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तूने मेरे बच्चे के हेवी स्पीड को दूर करवाने के नाम के मेरे बच्चे को पागल बना दिया है, जल्दी से मेरे बच्चे को ठीक कर। और तभी अचानक से साइड पर वही लड़की को दिखाती है, जिस लड़की के फैमिली को हुआंग जेन ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, मार दिया है। वो गॉडेस जिंगली की आर्टिफैक्ट वो कॉपर स्टिक उठा लिया होता है, वो आगे बढ़ रही होती है, रोते खुद ही खुद से कह रही होती है, मॉम डैड ब्रदर मैं फाइनली आप सभी के मौत के बदला लेने जा रही हूँ। उसके बाद ही वो हुआंग जेन के पास आके अपने हाथ पे रैक ऊपर रॉड के वहां से हुआंग जेन के सिर को तोड़ देती है। अपनी बदला पूरा करने के बाद वो लड़की फुट फुट के रो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि भाई पे कैप्टन सीन आ गई होती है और उस लड़की को हग कर लिया होता है। उस लड़की को दिलासा देते हुए कह रही होती है, अब सब कुछ खत्म हो चुकी है, अब सब कुछ सही है, बहुत जल्द यहाँ पे पुलिस आने वाला है।
पर तभी अचानक से हम कैप्टन सिन की मॉम को देखते हैं। वो पीछे से कैप्टन सिन को हक कर लिया होता है। वो रोते हुए कैप्टन सिन को कह रही होती है, मेरी डॉटर मुझे माफ कर देना, मैं पूरी तरीके से गलत थी, मैं अभी मेरी सेल्स पे आई हूँ। वो स्कैमर था, उसने मेरी चाय पे कुछ मिला दिया था और उस चाय को पीने के बाद मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आने लगी और वो जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ मैं विश्वास करने के लिए मजबूर हो गई थी। और अपनी मॉम की ये बातों को सुनने के बाद कैप्टन सिन कह रही होती है, मॉम आप टेंशन मत लो, यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है। और वही पीछे में लिंजिन को दिखा आता है जो सामने के नजारे को देख रहा होता है। पर तभी अचानक सामने दिखा आता है कि वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी लिंजिन को घेर लिया होता है। वो सभी लिंजिन को कह रहा होता है, ताओस किंदु सच में एक ट्रू इमॉर्टल है, ताओस किंदु आप मेरे सेवियर हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ताओस किंदु मैं आपको 1,00,000 युआन दे रहा हूँ, प्लीज मेरे ऑफिस के आसपास एक फॉर्मेशन बना दीजिए ताकि मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊं। तभी वो सभी लोग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या तुम सभी अभी भी अंधे हो? अगर सच में इस दुनिया में गॉड और बुद्धा एग्जिस्ट करता है तो वो सभी उससे ब्लेसिंग करता है जिसका दिल प्योर है और इथोरियस काम करता है। गॉड और बुद्धा लेजी पर्सन को लेके केयर नहीं करता है। तो इसलिए अगर तुम सभी अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो तो इस तरह के इमॉर्टलिटी के झूठ को अवॉइड करके साइंस के ऊपर विश्वास रखो। तभी लिंजिन के इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, वो अच्छा था उस किंतु मुझे समझ में आ गया है, 1,00,000 काफी नहीं है, आपको 2,00,000 युआन चाहिए है ना? आप सिर्फ अपना प्राइस बताइए, अगर आप मुझे मदद कर देते तो मैं किसी भी प्राइस देने के लिए राजी हूँ। और भाई हम सभी यंग लड़कियों को देखते हैं, वो सभी तो लिंजिन के गर्दन पे पीठ पे चढ़ गई होती है। वो सभी लिंजिन को कह रही होती है, वाह ताओस किंदु कितना तो हैंडसम है, ताओस किंदु चलिए आज रात ड्यूल कल्टीवेट करते हैं, उसके बाद हम एक साथ इमॉर्टल बन जाएंगे। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है। वो अपने लेवल 14 फिजिक्स को यूज करते हुए पेड़ के ऊपर छलांग लगाते हुए उस जगह से चला जाता है। जाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी से कुछ नहीं होगा। तभी लिंजिन को इतना ऊंचा छलांग लगाता हुआ देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सभी और भी ज्यादा विश्वास करने लगते हैं कि लिंजिन सच में एक इमॉर्टल है। भाई पे एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है, हे भगवान ताओस किंदु उड़ रहा है, सच में ताओस किंदु एक इमॉर्टल है। तभी उस सभी के पीछे रहे कैप्टन सिन को दिखाती है। वो भी सामने के नजारे को देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, लिंजिन तुम कह रहे हो कि ये सभी लोगों को साइंस के ऊपर विश्वास रखने के लिए, पर तुम अभी लाइट फुट टेक्निक को यूज करते हुए उड़ के चले गए जो अभी मॉडर्न साइंस के एक्सप्लेनेशन के बाहर है। कैप्टन सिन ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम कैप्टन सिन के मॉम को देखते हैं। वो कैप्टन सिन के कान में आके धीमे शब्द में कह रही होती है, मेरी प्यारी डॉटर, वो ताओस किंदु तुम्हारी फ्रेंड है ना? वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वैसे उसके साथ तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? उसके पास ना ही सिर्फ स्किल है, उसके साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। तुम्हारी हाई क्वालिटी बॉयफ्रेंड के लिए वो एकदम परफेक्ट है। अगर मुझे वो हाफ इमॉर्टल सोनिलो मिल जाती है तो मैं शांति से मर सकती हूँ, मुझे और चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी अपनी मॉम की ये बातों को सुनने के बाद हमें कैप्टन सिन को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, मॉम हम भी क्या बकवास बातें कर रही है, वो और मैं ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के सिस्टम पर डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है। कैप्टन सिन की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 8% तक बढ़ गई है। कैप्टन सिन की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 65% है। फिर उसके बाद ही हम कैप्टन सिन और उसकी मॉम को देखते हैं जो ये सब कुछ बातें करते उस जगह से चली जाती है। और उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही हम गॉडेस जिंग ली को देखते हैं। वो हुआंग जिन के कॉर्प्स के सामने आ गई होती है और उनकी जो दोनों आर्टिफैक्ट रहती है वो दोनों आर्टिफैक्ट को अपने हाथ पे उठा लिया होता है। फिर वो मन में कह रही होती है, मेरी दोनों आर्टिफैक्ट को मैंने सक्सेसफुली फिर से हासिल कर लिया है। पर किस्मत से हुआंग भाई इतना भी पागल नहीं है कि वो तीसरा आर्टिफैक्ट को अपने साथ लेके घूम रहा था। अगर वो तीसरा आर्टिफैक्ट को अपने साथ लेके घूमता तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला था। फिर उसके बाद ही हम गॉडेस जिंग ली को देखते, वो अपने दोनों आर्टिफैक्ट को लेकर उस जगह से जाने लगती है। पर अचानक से दूसरी तरफ पेड़ के पीछे रहे हमें लिंजिन को दिखाता है। वो छुपके से सामने के नजारा को देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है कि रात हो गया और वहीं पे हम उसी विला को देखते हैं जिस विला के अंदर हुआंग जिन रह रहा था। वो विला को पुलिस ने सील कर दिया होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस विला के अंदर गॉडेस जिंग ली आ गई होती है। वो इधर उधर देखते हुए मन में कह रही होती है, नहीं तीसरी आर्टिफैक्ट यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद ही वो सीढ़ियों के मत से ऊपर चढ़ने लगती है। यार उसकी चलने की अदा तो देखो, लचक तो देखो। फिर वो मन में कह रही होती है, मुझे कुछ की मिली है और ये की जरूर वही लोकर की है जिस लोकर के अंदर मेरी तीसरा आर्टिफैक्ट है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम गॉडेस जिंग ली को देखते, वो सेकंड फ्लोर पे आ गई होती है और वो अपने आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए एक रूम के अंदर एंटर करती है। और रूम के अंदर एंटर करते ही सामने एक लोकर दिखता है और वही लोकर के अंदर से एक डार्क एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। और वो डार्क एनर्जी को देखने के बाद गॉडेस जिंग ली मन में कह रही होती है, मैंने ढूंढ लिया है। फिर उसके बाद ही वो तीसरी आर्टिफैक्ट को लेने के लिए उस लॉकर को ओपन करती है और लॉकर को ओपन करते ही उस तीसरे आर्टिफैक्ट से बहुत ही हाई अमाउंट के डार्क एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। और इतने सारे डार्क एनर्जी को देखने के बाद गॉडेस जिंगली मन में कह रही होती है, इस आर्टिफैक्ट को बहुत ही लंबे समय तक मेंटेन नहीं किया गया है, जिसके कारण ये आर्टिफैक्ट और भी ज्यादा डेंजरस हो चुका है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम गॉडेस जिंगली को देखते उस आर्टिफैक्ट के सामने बैठ गई होती है और स्पेल कास्ट करते हुए उस आर्टिफैक्ट को प्यूरिफाई कर रही होती है। पर तभी अचानक से हम देखते कि वो आर्टिफैक्ट थोड़ा हिलता है। उसके बाद उस आर्टिफैक्ट के अंदर से और भी ज्यादा हाई अमाउंट के डार्क एनर्जी रिलीज होने लगता है और वही डार्क एनर्जी के कारण गॉडेस जिंगली के पास रहे सभी प्रोटेक्टिव तलिस्मान जल जाती है और वो सभी तलिस्मान जलने के कारण गॉडेस जिंगली की पूरी कपड़े पे आग लग जाती है। और ये देखने के बाद गॉडेस जिंगली तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते मन में कह रही होती है, क्या मेरी सभी प्रोटेक्टिव तलिस्मान जल गई?
गॉडेस जिंगली ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से कोई गॉडेस जिंगली के ऊपर पानी फेंक के उस आग को बुझा देता है। वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो हमें दिखा था कि गॉडेस जिंगली के ऊपर पानी फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि लिंजिन रहता है। वो गॉडेस जिंगली को कह रहा होता है, किस्मत से मैंने यहाँ पे टाइम पे आ गया था, नहीं तो जल के आपकी मौत हो जाती। तभी लिंजिन को यहाँ पे देने के बाद हम गॉडेस जिंगली को देखते हैं। वो थोड़ी शौक रहती है, शौक होते लिंजिन को कह रही होती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यार किस्मत से आग ने गॉडेस जिंगली की ऑलमोस्ट सभी कपड़े को जला दिया है, जिसके कारण गॉडेस जिंगली की वो जबरदस्त चेहरे को देखने का मौका मिल चुका है हमें। कितना खतरनाक था ये गॉडेस जिंगली की। तभी हम लिंजिन को देखते हैं। वो गॉडेस जिंगली की ये बातों को सुनने के बाद थर्ड आर्टिफैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पास रहे प्रोटेक्टिव तालिस्मान के कारण आपके शरीर पे आग लग गई थी, है ना? वैसे पहले मैं सोच रहा था कि आप मुझे चोट पहुंचाने के लिए वो तालिस्मान मुझे दे रहे हैं, पर अब देख के ऐसा लग रहा है कि उस तालिस्मान का क्वालिटी भी बहुत ज्यादा लो है, जो लोगों को जला भी सकता है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस जिंगली कह रही होती है, मेरी तालिस्मान एविल स्पीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। लिंजिन कह रहा होता है, आप हुआंगवाई के कोई डिसाइपल या फिर जूनियर सिस्टर तो नहीं है जो एक फेक ताओस मास्टर है, और आप गहरी रात पे इस लॉकर के सामने क्या कर रही है? लिंजिन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर लॉकर के अंदर रहे गॉडेस जिंगली की थर्ड आर्टिफैक्ट की तरफ जाता है, और उस आर्टिफैक्ट को उठाते हुए लिंजिन कह रहा होता है, वेल ये क्या है? तभी लिंजिन को वो आर्टिफैक्ट उठाता हुआ देखने के बाद हमें गॉडेस जिंगली को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो लिंजिन को रोकते हुए कह रही होती है, नहीं तुम वहीं पे रुक जाओ, उसे टच मत करो। पर हम लिंजिन को देखते वो गॉडेस जिंगली की बातों को नहीं सुनता है और उस आर्टिफैक्ट को हमने हाथ पे ले लिया होता है, और वो आर्टिफैक्ट लिंजिन के हाथ पे आते ही उस आर्टिफैक्ट के अंदर से जो डार्क एनर्जी रिलीज हो रहा होता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। लिंजिन के हाथ पे आते ही वो आर्टिफैक्ट प्यूरिफाई होने लगते हैं। वहीं पे हम लिंजिन को देखते वो गॉडेस जिंगली को कह रहा होता है, वेल क्या हुआ है, इसे टच करने से क्या होगा? वहीं पे हम दूसरी तरफ गॉडेस जिंगली को देखते हैं। वो आर्टिफैक्ट लिंजिन के हाथों पे आते ही प्यूरिफाई होने लगता है। ये देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम गॉडेस जिंगली और लिंजिन को देखते हैं जो उस विला की बैल्कनी के सामने आ गया होता है, और गॉडेस जिंगली लिंजिन को सब कुछ कह दिया होता है कि वो यांजा सिटी के अंदर क्यों आई है, उसकी पर्पस क्या है। तभी गॉडेस जिंगली के सभी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ओ तो आप कहना चाहती है कि हुआंगवाई आपके तीनों मैजिकल आर्टिफैक्ट को चोरी कर लिया है और वो तीनों आर्टिफैक्ट को आप हासिल करने के लिए यहाँ पे आई है, और वो बुड्ढा हुआंगवाई आपकी सेट के आउटर डिसाइपल था। पर मैं ये सच में उम्मीद नहीं कर पाया था कि आप हुआंगवाई के मास्टर हैं। तभी लिंजिन की बातों को सुनने के बाद गॉडेस जिंगली कह रही होती है, मास्टर का मतलब ये नहीं है कि हमेशा उसका उम्र ज्यादा होगा। तभी लिंजिन कह रहा होता है, वेल आप जब उसके मास्टर है तो आप मार्शल आर्ट पे बहुत ही अच्छे होंगे, है ना? तो आप सीधा उसके पास जाके उसे पीट के उसके पास से आर्टिफैक्ट को हासिल कर लेती। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस जिंगली कह रही होती है, क्या तुमने कुछ ज्यादा ही फैंटेसी नोवेल रीड कर लिया है? ताओस्ट मार्शल आर्ट नहीं जानता है। हम सभी का जो फोकस रहती है वो है टीचिंग, मेडिटेटिंग और माइंड को लेकर कल्टिवेट करना। तो इसीलिए अगर किसी के पास भी सिंसियर हार्ट रहता है तो वो ताओस्ट बन सकता है। तभी गॉडेस जिंगली की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ओह अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे आपको मास्टर करके बुलाना होगा, क्योंकि ताओस किंतु हुआंगजिन का सीनियर ब्रदर है और हुआंगजिन आपकी डिसाइपल है, तो इसका मतलब यह है कि मैं भी आपकी डिसाइपल हूँ। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस जिंगली मनी मन में कह रही होती है, ये तीसरी आर्टिफैक्ट मेरी एंसेस्ट्रियल मास्टर छोड़ के गई थी, और ये जो आर्टिफैक्ट है इस आर्टिफैक्ट को माउंटेन गेट पे सील करके रखा गया था। इस आर्टिफैक्ट के अंदर एविल स्पीड को सरपास करने के लिए मैं डेली इस आर्टिफैक्ट की ख्याल रखती थी, पर हुआंगवाई ने सोचा था कि ये आर्टिफैक्ट कोई ट्रेजर है, तो इसलिए मेरी दोनों आर्टिफैक्ट के साथ ही साथ वो इस तीसरी आर्टिफैक्ट को भी चोरी कर लिया था। फिर उसके बाद हम गॉडेस जिंगली को देखते, वो ये सब कुछ सोचते हुए लिंजिन को कह रही होती है, तुम्हारे हाथ में जो आर्टिफैक्ट है ये बहुत ज्यादा एविल है, अगर कोई भी इस आर्टिफैक्ट के करीब आता है तो वो इंसान मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, या तक कि मेरे लिए भी इस आर्टिफैक्ट को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। तभी गॉडेस जिंगली की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, किस तरह का रिक्वेस्ट? तभी अचानक से हम गॉडेस जिंगली को देखते, वो लिंजिन के सामने ग्रिट करते हुए कह रही होती है, प्लीज इस आर्टिफैक्ट को प्यूरिफाई करने के लिए मुझे मदद करो ताकि इस दुनिया में कोई भी नुकसान ना हो। तभी गॉडेस जिंगली की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो थोड़ा शॉक रहता है, कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूजन में कह रहा होता है, क्या मैं कैसे करूंगा? वहीं पे गॉडेस जिंगली कह रही होती है, तुम्हारे फेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ना ही तुम इस आर्टिफैक्ट के अंदर है एविल स्पीड को सरपास कर सकते हो, या तक कि तुम इस आर्टिफैक्ट के अंदर है डार्क एनर्जी को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हो। तो इसलिए अगर तुम इस आर्टिफैक्ट को कुछ महीनों तक अपने साथ रखते हो तो इस आर्टिफैक्ट के अंदर है वो एविल स्पीड पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, और एविल स्पीड गायब होने के बाद ही ये आर्टिफैक्ट एक ऑर्डिनरी हार्मलेस आइटम बन जाएगा। और हाँ जरूर, मैं तुम्हें ये सब कुछ फ्री में करने के लिए नहीं कह रही हूँ, तुम्हें जो चाहिए वही पूछ सकते हो, अगर मेरे लिए पॉसिबल है तो वो चीज मैं तुम्हें जरूर देने की कोशिश करूंगी। फिर उसके बाद ही गॉडेस जिंगली लिंजिन की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, वैसे लिंजिन के लिए ये मेथड बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है, पर ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, पर चाहे जो भी हो इस दुनिया के शांति के लिए अगर वो कोई भी कंडीशन रखता है तो उस कंडीशन को मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। गॉडेस जिंगली ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से लिंजिन कह रहा होता है,
मास्टर, यहाँ पे रिवार्ड की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया से एविल को दूर करना और लोगों को बचाना ये मेरा ड्यूटी है। उसके बाद लिंजन मन ही मन में कह रहा होता है। मैं सोच रहा था कि यहाँ से जाने के बाद मैं फिर से गॉडेस जिंगली के साथ बात कब करूंगा, कांटेक्ट कब करूंगा, पर अब देख के ऐसा लग रहा है कि गॉडेस जिंगली के साथ फिर से मुलाकात करने के लिए मुझे एक एक्सक्यूज मिल चुका है। और बात रही इस आर्टिफैक्ट की, तो मेरी डिमेंशन स्किल की वजह से मैंने डिटेक्ट कर लिया है और मुझे पता चला है कि इस आर्टिफैक्ट के अंदर कोई भी डेंजर नहीं है। पर तभी हम सामने गॉडेस जिंग ली को देखते हैं। वो लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद और लिंजन को इतना आसानी से राजी होता देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, क्या तुम इतने आसानी से राजी हो गए? क्या तुम्हारे पास कोई कंडीशन नहीं है? उसके बाद ही गॉडेस जिंगली मन ही मन में कह रही होती है, क्या उसे पता भी नहीं है कि वो कितना लापरवाही के साथ एक्ट कर रहा है? पर तभी अचानक से हम लिंजन को देखते हैं। वो गॉडेस जिंगली के बहुत ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो धीमे शब्द में कह रहा होता है, मुझे रिवॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है, पर बात रही कंडीशन की, तो मेरे पास एक कंडीशन है। वैसे ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर मेरी इस कंडीशन पे रिजेक्ट नहीं करेगी। तभी लिंजन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम गॉडेस जिंग ली को देखते हैं। वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, ब्लासिंग करते हुए मन ही मन में कह रही होती है, लिंजन क्या चाहता है? क्या वो मेरे साथ वो सब काम करना चाहता है? पर इस दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए मैं उसके किसी भी कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हूँ। फिर उसके बाद ही वो ब्लासिंग करते हुए अपनी छाती पे हाथ रखते हुए लिंजन को कह रही होती है, अगर तुम्हारे कंडीशन कुछ ज्यादा ही नहीं है तो मैं तुम्हारे किसी भी कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हूँ। तभी गॉडेस जिंग ली की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजन को देखते हैं। वो अपने हाथ को गॉडेस जिंग ली के बुबिस की तरफ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है, मेरा कंडीशन ये है। उसके बाद ही वो अचानक से अपने पास से एटीएम कार्ड को निकाल लिया होता है और गॉडेस जिंगली के हाथ पे रखते हुए कह रहा होता है, मास्टर ये 500 मिलियन एक्सेप्ट कीजिए और ये सभी पैसा को खर्चा करने के लिए मुझे मदद कीजिए। तभी लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस जिंगली तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। वो और भी ज्यादा एम्बेरस हो गई होती है और वो एम्बेरस इसलिए हो गई होती है क्योंकि वो क्या सोच रही थी और लिंजन ने क्या कुछ और ही कह दिया। वहीं पे लिंजन कह रहा होता है, मास्टर मैं आपको कंटिन्यूअसली फ्यूचर में इस तरह की ग्रेटिट्यूड दिखाता रहूंगा। मेरे पैसे को खर्चा करने के लिए मैं आपसे मदद मांगूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और वहीं पे लिंजन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हमें गॉडेस जिंग ली को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है, उसे समझ में नहीं आ रही होती कि यहाँ पे चल क्या रहा है। पर तभी अचानक से हम लिंजन को देखते हैं। वो उस जगह से जाने के लिए उस विला की बैल्कनी से छलांग लगा दिया होता है। फिर उस जगह से जाते हुए गॉडेस जिंग ली को कह रहा होता है, मास्टर मैं अभी जा रहा हूँ, हम बाद में मिलेंगे। तभी लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद, लिंजन की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद गॉडेस जिंग ली को हंसी आ जाती है। फिर वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, अभी अभी क्या हुआ? पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिंजन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, जिंग ली की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 15% तक बढ़ गई है। जिंग ली की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 15% है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम यानबो के हाउस को देखते हैं और वहीं पे हम यानबो को देखते हैं। वो अपने सभी काम वगैरह खत्म करने के बाद अपने घर के अंदर एंटर करती है। पर तभी अचानक से हम यानबो के मॉम, डैड और उसके अंकल को देखते हैं, जो यानबो के सामने आके पार्टी मनाने लगती है। खुश होते हैं, स्माइल करते हुए कह रही होती है, कांग्रेचुलेशन माय डॉटर। तभी अपने पेरेंट्स की ये बातों को सुनने के बाद, ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हमें यानबो को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है। तभी यानबो की फादर कह रहा होता है, मेरी प्यारी डॉटर, हम मानते हैं कि हम शुरू से गलत थे। हमने हमेशा हमारे फैमिली के बिजनेस को लेकर तुम्हें प्रेशर देते आए हैं, पर तुम्हारे सपने को लेकर कभी सोचा नहीं था। तभी यानबो की मॉम कह रही होती है, 2 दिनों के बाद तुम्हारी बर्थडे है, तो तुम्हारी बर्थडे पे हमने डिसाइड किया कि ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और इस पार्टी पे हम बहुत सारे पावरफुल कंपनी के सीईओ को भी इन्वाइट करने वाले हैं, ताकि वो सभी सीईओ तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करे। वहीं पे अपनी मॉम और डैड की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद यानबो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, मॉम, डैड, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यानबो अपनी बात को खत्म कर पाता उससे पहले हम यानबो की डैड को देखते हैं। वो एक लालची फेस बनाते हुए स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओ हाँ, इस बर्थडे पार्टी पे मिस्टर क्वीन को जरूर इन्वाइट करना, ठीक है? तभी अपनी डैड की ये बातों को सुनने के बाद यानबो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ओ तो यही है आप सभी का सपोर्ट, आप सभी सिर्फ मेरी बर्थडे पार्टी को यूज करते मिस्टर क्वीन से मिलना चाहते हैं, है ना? तभी यानबो की इतना गुस्सा देने के बाद यानबो के अंकल उसे शांत करवाते हुए कह रहा होता है, यानर तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी फ्रेंड सच में तुम्हारे ऊपर प्राउड है। तभी अपनी अंकल की ये बातों को सुनने के बाद हम यानबो को देखते हैं। वो खुद को शांत करते हुए इमेजिन करने लगती है, लिंजन अगर उसकी बर्थडे पार्टी पे आएगा तो एक झकास कपड़े पहन के आएगा और गिफ्ट के तौर पे गुलाब लाएगा। तभी ये सब कुछ इमेजिन करते हुए यानबो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो ब्लासिंग करते हुए अपने पेरेंट्स को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मेरी बर्थडे पार्टी को हैंडल करने के लिए मैं तुम सभी को परमिशन दे रही हूँ, पर मिस्टर क्यून हमेशा बिजी रहता है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मेरी बर्थडे पार्टी पे आएगा या नहीं। तभी यानबो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम यानबो के मॉम और डैड को देखते हैं। वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। वहीं पे यानबो की डैड यानबो की मॉम को धीमे साथ में कह रही होती है, हनी तुम्हारी प्लान सच में काम कर गई है। ये बातों को सुनने के बाद यानबो की मॉम धीमे साथ में कह रही होती है, जरूर, ये मेरी हाईएस्ट लेवल स्ट्रेटजी है, तो सक्सेस तो होना ही है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, लोगों के विला को दिखाता है, जिस विला को लिंजन ने गिफ्ट किया है। और वही विला के अंदर हमें लोगों को दिखाती है, वो कैजुअल कपड़े पहन के लेटे लेटे क्रीम रोल खा रही होती है। वो भी गहरी अदा के साथ वो क्रीम रोल को बाइट करती है और रोल से एक क्रीम निकल जाती है और वही क्रीम को अपनी उंगली से उठा के फिर से सक कर लेती है। पर तभी अचानक से हम लिंजन को देखते हैं, वो नीचे लेटा रहता है और वही ऊपर हमें लोगों को दिखाती है। वो अपनी बूटी को लिंजन के फेस की तरफ करके और वो अपनी फेस को लिंजन के डंडे की तरफ करके उस क्रीम रोल को खा रही होती है। तभी लिंजन कह रहा होता है,
लो, तुम मुझे मसाज देते क्रीम रोल क्यों खा रही हो? तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम लो को देखते हैं। उसके होठों पे जो क्रीम लगा रहता है वही क्रीम को अपनी जीभ से चाटते हुए कह रही होती है, ये क्रीम रोल बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, चाहे मैं कितना भी खा लूं मेरी मन नहीं भर रही। और वैसे भी अब मैं तुम्हें जो मसाज देने के लिए जा रही हूँ वो कोई ऑर्डिनरी मसाज नहीं है, बल्कि ड्रैगन रूट मसाज है। इस मसाज को देने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। डैम इट, पता नहीं क्यों इस सीरीज को एक्सप्लेन करते करते मेरा खड़ा हो जाता है। गाइस रुको, मैं हिला के आता हूँ। 2000 years later. तभी लुओ की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, लो तुम सच में अनबिलीवेबल हो। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिंजिन के साइड पर उसके फोन में किसी का कॉल आता है। जब वो कॉल को देखता है तो वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि यानवो की रहती है। वो कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है, यानवो क्या तुम्हें पैसे की कमी पड़ गई है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ 100 मिलियन सेंड कर देता हूँ। क्या पैसे की कमी नहीं है? ओ अच्छा, कल तुम्हारी बर्थडे है। अच्छा ठीक है, मैं जरूर तुम्हारी बर्थडे पे पार्टिसिपेट करूंगा। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें फोन की दूसरी तरफ यानवो को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, स्माइल करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, क्या सच में? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे कल बर्थडे पे मेरी एक चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड आने वाली है, मैं तुम्हें उसे जरूर मिलाऊंगी। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड एक स्टनिंग ब्यूटी है। तभी यानवो के मुंह से चाइल्डहुड फ्रेंड की बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है। उसका तो एल लग गया होता है, उसके गला सूखने लगता है, शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, ओ, 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 ओ अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद ही वो अपने कॉल को कट करने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है, वैसे मुझे शुरू से ही पता था कि मैं इस तरह की सिचुएशन फेस करूंगा, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि यानवो के बर्थडे के दिन इस तरह की चावटी सिचुएशन तैयार होने वाला है। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम लुओ को देखते हुए लिंजिन के पीछे आ गई होती है और वो अपने दोनों संतरे को लिंजिन के कंधे के ऊपर रख के लिंजिन के माथे पे मसाज देते हुए कह रही होती है, वैसे मैं नहीं जानती कि क्या हुआ है, पर ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। आज रात जो कुछ भी चिंता है वो सब कुछ तुम भूल जाओगे। तभी लुओ की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होते कह रहा होता है, लो तुम सच में मेरी प्रीशियस जेम हो। तभी सीन शिफ्ट होते हैं 2 दिनों के बाद यानवो के बर्थडे पार्टी को देखते हैं और वही बर्थडे पार्टी पे बहुत सारे रिच लोग, फेमस लोग आया होता है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे लिंजिन आ गया होता है। वो इधर उधर देखते हुए मन मन में कह रहा होता है, यहाँ पे बहुत सारे वेल्दी लोग आए हैं। सच में जिंग यानवो की फैमिली से जैसे उम्मीद था, बहुत ज्यादा लग्जरी है। लिंजिन पैदल चल ही रहा होता है, पर तभी साइड पे एक बंदे को दिखाता है। वो एक दूसरे बंदे को कह रहा होता है, वैसे वो सभी ने कहा है कि एक बर्थडे पार्टी है, पर मुझे तो लग रहा है कि वो सभी सोनेलो ढूंढने के लिए इस बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है। अगर कोई भी जिंग फैमिली के डॉटर को शादी करता है तो उसका किस्मत खुल जाएगा। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मिस जिंग यानवो सच में बहुत ज्यादा गॉर्जियस है, काश अगर मैं उसे शादी कर पाता तो मेरे जिंदगी में कोई रिग्रेट ही नहीं रहता। तभी वो दोनों बंदों की ये बातों को सुनने के बाद हम एक फेमस इन्फ्लुएंसर हानिया को देखते हैं। वो दोनों बंदों के सामने आते हुए कह रहा होता है, मिस जिंग यानवो के जैसी सक्सेसफुल ब्यूटीफुल वुमेन किस तरह के मैन चाहती है वो सभी को पता है। तभी हानिया को यहाँ पे देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, ये वही इन्फ्लुएंसर है ना जिसका कैरेक्टर एकदम सही नहीं है, उसके साथ इन्वॉल्व ना होना ही बेहतर रहेगा। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये हानिया एक छोटा सा मॉडल है पर वो हमेशा वेल्दी वुमेन के साथ हुकअप करके रहता है। अब उसका नजर जिंग फैमिली के डॉटर के ऊपर है तो वो जरूर जिंग फैमिली के सोनेलो बनने के बारे में सोच रहा है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, क्या तुम सभी को पता है कि आजकल के औरत हैंडसम और चार्मिंग बंदे को ज्यादा पसंद करने लगी है, तो शायद हो सकता है कि मिस जिंग यानवो इस बंदे की ट्रिक पे गिर जाए। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि उस जगह पे 2 लोग आ गया होता है। वह पे जो ये लोग कपड़े पहन के रखा होता है वो इंडिया के बिगेस्ट टेक कंपनी का ओनर अंबानी है, और जो सफेद कपड़े पहन के रखा होता है वो सऊदी अरब के बिगेस्ट ऑयल इंडस्ट्री के ओनर जावेद है। तभी अंबानी कह रहा होता है, ओए 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 क्या मजाक है, जब मिस्टर जंग सोनेलो चूज करेगा तब फाइनेंशियल पावर और कनेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है, और इस तरह के मैटर पे हम एकदम अलग ही लेवल पे रहते हैं। तभी अंबानी और जावेद को यहाँ पे देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है। एक बंदा शौक होते कह रहा होता है, हे भगवान, ये तो इंडिया के बिगेस्ट टेक कंपनी के ओनर अंबानी है जो पूरी दुनिया में टॉप पे रैंक करता है। वो यहाँ पे किस लिए आया है? क्या वो मिस जिंग यानवो को हासिल करने के लिए आया है? अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे हमारा कोई चांस ही नहीं है। पर तभी अचानक से हम दूसरी तरफ हानिया को देखते हैं। वो सीधा जावेद और अंबानी के सामने आ गया होता है और वाइन ऑफर करते हुए कह रहा होता है, ओह ये तो मिस्टर अंबानी और मिस्टर जावेद है, आप दोनों ही अपने अपने बिजनेस पे बहुत ही बड़ा सक्सेस अचीव किया है, मैं आप दोनों को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। उसके बाद ही हानिया मनी मन में कह रहा होता है, पर अनफॉर्चुनेटली मिस जिंग यानवो चाहे जितनी भी अंधी हो वो इस तरह के अनअट्रैक्टिव बुड्ढे को अपने हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि मिस जिंग यानवो के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके पास जो कमी है वो है प्यार की, और मैं सिर्फ अकेला हूँ जो उसकी खाली दिल को प्यार से भर सकता हूँ। तभी हानिया की ये बातों को सुनने के बाद अंबानी कह रहा होता है, आजकल के यंग लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता है। उसके बाद ही अंबानी मनी मन में कह रहा होता है, मैंने इस तरह के बहुत सारे लोग देखा है, और अंत पे इस दुनिया में सभी पैसा और पावर के सामने ही झुकता है, क्योंकि पैसा ही इस दुनिया में सुप्रीम है। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद मैं साइड पे रहे लिंजिन को दिखाता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, ये दोनों बुद्धू क्या कर रहा है, चलो छोड़ो मैं पहले खा लेता हूँ। पर तभी अचानक से मैं साइड पर अंबानी और हानिया को दिखाता है। वो दोनों ही लिंजिन को कह रहा होता है, हे वेटर यहाँ पे पानी लेके आओ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या
उसके बाद वो उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, मैं कोई वेटर नहीं हूँ, अगर पानी पीना है तो खुद जाके पी लो। पर तभी अचानक से हम अंबानी और हानिया को देखते हैं, वो दोनों ही लिंजन के सामने आ गया होता है और लिंजन को रोक दिया होता है। वहीं पे हानिया कह रहा होता है, ओ तो तुम वेटर नहीं हो, तो तुम जरूर यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए आए हो, है ना? तुम एकदम सही टाइम पे आए हो, चलो मेरे जूते को साफ कर दो। और वहीं पे हम अंबानी को देखते हैं, वो लिंजन को 500 रुपए का नोट देते हुए कह रहा होता है, चलो ये पैसा रखो और मेरे लिए पानी लेके आओ। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजन को देखते हैं, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए कह रहा होता है, हानिया और अंबानी, है ना? वैसे क्या तुम सबको पता है कि मैं थोड़ा सा प्रोपेंसी के बारे में जानता हूँ, तो इसीलिए मैंने तुम दोनों के लाख को प्रेडिक्ट किया है और मुझे पता चला है कि मिस जिंग यान वो तुम दोनों में से किसी को भी शादी नहीं करेगी। तभी लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद अंबानी और हानिया दोनों ही गुस्सा हो जाता है। वो दोनों चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम्हें क्या बकवास बातें कर रही हो, तुम खुद को लेकर सोचते क्या हो? वो सभी ये सब कुछ आर्ग्यू कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे यानबो आ गई होती है। वाह क्या ब्यूटीफुल लग रही है, टोटली मैच्योर मिल्क की तरह। तभी यानबो की ब्यूटी को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ लिंजन को छोड़ के हानिया, अंबानी यहाँ तक कि जावेद को दिखाता है, वो तीनों ही ब्लास्टिंग कर रहा होता है। पर तभी अचानक से हम यानबो को देखते हैं, वो सामने लिंजन को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजन को हाई करती है और यानबो को हाई करता हुआ देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी लोगों को दिखाता है। वो सभी एक ही बातें सोचने लगता है, मन ही मन में कह रहा होता है, वाह मिस जिंग यानबो मेरी तरफ देख के स्माइल किया। और वही झुंड में में हानिया को दिखाता है, वो तो यानबो को आंख मारते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मैं जानता था तुम मेरी चाम को रेसिस्ट नहीं कर पाओगी। तभी हम यानबो को देखते हैं, वो अपने सेक्रेटरी के साथ नीचे उतर आती है और यानबो को नीचे उतर आता हुआ देखने के बाद हम हानिया को देखते हैं, वो सीधा यानबो के सामने आ गया होता है। फिर उसके बाद ही वो एक छपरी पोज देते हुए यानबो के साथ हैंडशेक करने के लिए अपने हाथ को आगे करते हुए कह रहा होता है, मिस जिंग यानबो ये मैं हूँ हानिया। फिर उसके बाद ही हानिया मन ही मन में कह रहा होता है, जिंग यानबो को देख के लगती है कि वो हमेशा काम करना पसंद करती है, पर उसके दिल की गहराई में इमोशनल डिप्रेशन है। अगर मैं उसकी डिप्रेशन को दूर कर देता हूँ तो मैं बहुत ही आसानी के साथ उसके दिल को जीत लूंगा। फिर उसके बाद ही हम एक दूसरे के प्यार में गिरेंगे, शादी करेंगे और अंत पे जिंग फैमिली पूरी तरीके से मेरा हो जाएगा और मैं पूरी तरीके से अमीर हो जाऊंगा। मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ। पर तभी अचानक से हम देखते कि हानिया अपना सपना देखना पूरा कर पाता है, उससे पहले यानबो हानिया को पूरी तरीके से इग्नोर करते उस जगह से चली जाती है। यानबो हानिया को ऐसे इग्नोर करते कि वो कोई मक्खी है। तभी यानबो की ये एक्शन के कारण हानिया की पूरी जिंदगी के साथ मजाक बन जाता है, उसके मुंह सिकुड़ गया होता है, वो क्या एक्सप्रेशन थे समझ में नहीं आ रहा होता है, उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। और वही साइड पर हमें सभी ऑडियंस को दिखाता है जो सामने की ये जबरदस्त शो को देख रहा होता है, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो सभी बहुत ही मुश्किल के साथ अपने हंसी को रोक के रखा होता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है, क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक में जाकर फॉलो कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वही भी मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और अभी तक हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है @Mr. Giant Enemy, ज्वाइन कर जाओगे तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लेना। और चलो आज का एपिसोड अभी खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।